हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेटेड। बेटा आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स का सबसे बेसिक चैप्टर, वो है हमारा जनरल एंट्रीज। वो कैसे बनाया जाता है, ठीक है, उसका फॉर्मेट और उसमें क्या क्या लिखा जाता है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, बेसिक चीज़ें। देखिए अगर हम बात करें बाटा सिस्टम की, तो लोग क्या करते थे, गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज किया करते थे। तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी, न लोगों को माइंड में कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती थी। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ पैसा आया, ठीक है, मनी का इन्वेंशन हुआ। और मनी का इन्वेंशन होने के बाद बेटा बहुत सारी चीज़ें को प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गई। सबसे पहले चीज़ बात करते हैं बिजनेस की। तो जब लोग बिजनेस किया करते थे तो थोड़ी चीज़ों को याद नहीं रख पाते थे, तो वो क्या करते थे, चीज़ों को लिखा करते थे कि मैंने एक आदमी को इतना माल बेचा। और ये जो लिखने का सिस्टम हुआ, इसी चीज़ को बेटा हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स में क्या होता है कि जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं बेटा इसमें, रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, कौन सी बेटा रिकॉर्ड कौन सी होती है, जो मॉनेटरी बेसिस पे होती है। मॉनेटरी बेसिस की मतलब मॉनेटरी क्या होता है, मॉनेटरी का मीनिंग होता है मनी बेसिस पे। ऐसे ट्रांजेक्शन जो मनी के बेसिस पे हम कोई भी करते हैं बिजनेस में, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और इस चीज को जनरल एंट्रीज में जनरल एंट्रीज कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम अकाउंट्स की बात करें, तो अकाउंट्स में सबसे बेस जो होता है वो हमारी जनरल एंट्रीज होती हैं। उसके बाद हमारे और आगे के अकाउंट्स होते हैं, जैसे लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, उसके बाद बैलेंस शीट हो गई, उसके बाद और भी तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो जनरल एंट्रीज की क्यों इन्वेंशन हुआ, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है वो भूलने वाला होता है, फॉरगेट। कुछ चीज़ों को याद रखता है, कुछ चीज़ों को भूल जाता है। इसी चीज़ को भूलने की चीज़ों को खत्म करने के लिए हमने जनरल एंट्रीज का इस आविष्कार करा। ठीक है, अब बेटा हम बात करें जनरल एंट्रीज की। तो जनरल एंट्रीज क्या है, देखिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ। जनरल एंट्रीज में सबसे पहले आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, सिर्फ इसमें जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी बेटा, कौन सी क्या रिकॉर्ड होंगी, ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होंगी वो सिर्फ होंगी मनी बेसिस पे या उधार। इसमें दो तरह की ट्रांजेक्शन होती है, या तो मनी, पहली बात तो वो मनी के फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। और मनी के फॉर्म में के बाद वो कौन से होने चाहिए, या तो वो कैश में होने चाहिए या क्रेडिट में होने चाहिए। ठीक है, ये चेक जिसे बोलते हैं, मतलब वो उसमें कहीं ना कहीं मतलब लेन देन होना चाहिए दो पार्टीज का। और जनरलाइज की बात करें तो बेटा इसमें हमें पता है कि इसमें कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। पहले एक चीज बात करें, तो जनरल एंट्रीज में बेटा पहला जो हमें याद रखना है वो डेट का कॉलम, उसके बाद पार्टिकुलर्स, उसके बाद एलएफ और डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो बेटा अब डेट क्या, सबसे मेन चीज बेटा डेट होती है। कि साम मान लें एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स बेच रहा, तो कब बेच रहा है, कौन सी तारीख में बेच रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि किस पार्टी ने कब माल बेचा या कितने खर्च करे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उस डेट में उसने क्या चीज करी, मतलब क्या इवेंट हुई हुई। मतलब जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, तो 7 मार्च को एक पर्सन ने फर्नीचर खरीदा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है बेटा, तो पार्टिकुलर्स में मतलब किस चीज का ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो चीज यहाँ लिखी जाएगी विद नरेशन। नरेशन क्या होता है, वो चीज क्या हुई, मतलब जैसे बीइंग फर्नीचर परचेज, इसमें फर्नीचर क्या हुआ, खरीदा गया, वो लिखा जाएगा। एलएफ का मीनिंग होता है लेजर वैल्यू, जैसे फोलियो, बेटा इसमें लिखा कि सबकी फुल फॉर्म। लेजर फोलियो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे, जैसे बिजनेसमैन परचेज के ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, बहुत सारे परचेज करता है अलग अलग फर्म से, तो वो फर्म का अलग अलग पेज बनाता है, पेज नंबर को हम लेजर फोलियो बोलते हैं। डेबिट क्रेडिट क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ये डेट होती है। और ये जो लिखी है फर्नीचर डेबिट क्यों हुआ ये मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में, कैश क्रेडिट करा हमने। हाँ ये चीज ध्यान रखना, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसके दो पहलू होते हैं, एक डेबिट पहलू होता है, एक क्रेडिट पहलू होता है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट क्यों होता है ये मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा। दूसरा, जब हम कोई ट्रांजेक्शन लिखेंगे डेबिट क्रेडिट के बाद, उसके बाद हम लिखेंगे नरेशन, ये लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और ये शॉर्ट फॉर्म होती है डेबिट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट, डेबिट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, डीआर, ठीक। और ये हम क्या लिखते हैं, पैसे लिखते हैं। और आगे मैं आपको बताता हूँ, देखिए देखिए बेटा, एंट्रीज में हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्या होता है, देखिए रियल अकाउंट क्या होते हैं। देखिए रियल का मीनिंग होता है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होती हैं बेटा, एसेट्स का मीनिंग होता है वो
मतलब वो संपत्ति जिसका हम यूज 1 साल या 1 साल से ज्यादा करते हैं, उसे हम एसेट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाऊं आपको, बिल्डिंग है, लैंड है। बेटा लैंड क्या है, जमीन है। अब जमीन का यूज हम बहुत समय तक के लिए करते हैं, बिल्डिंग भी हम बहुत समय तक के लिए यूज करते हैं। व्हीकल्स हुए, आपके पास कार है, स्कूटर है, बाइक है, ठीक है, या कैश, ये भी हमारी एसेट्स हैं, इनको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा मशीन्स हैं, क्योंकि बेटा बिजनेस में हम जो गुड्स को बनाया करते हैं वो किसकी हेल्प से बनाते हैं, मशीन की हेल्प से। मशीन है, ये भी हमारी एसेट्स हैं। फर्नीचर है, ये भी एसेट्स हैं, क्योंकि हम फर्नीचर का यूज करते हैं। कंप्यूटर भी बेटा हमारी क्या है, एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, जैसे हम कोई आदमी किसी कंपनी में पैसा लगा देता है, जैसे एग्जांपल शेयर्स परचेज करें, तो शेयर्स क्या होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट होता है। एक कंपनी में पैसा लगाया और वो कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड दे रही है, तो वो शेयर्स क्या, शेयर्स का मीनिंग होता है इन्वेस्टमेंट, किसी में पैसा लगाना, वो भी एसेट्स हैं। गुडविल क्या होती है बेटा, गुडविल का मीनिंग होता है रेपुटेशंस। रेपुटेशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है और वो कंपनी क्या कर रही है, काफी वैल्यूबल है, जैसे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, सैमसंग हुई ये है और ये आईफोन हो गई, तो ये कंपनी मतलब कंपनी किसके बेस चल रही है, नाम के बेसिस पे चल रही है। ठीक है, तो वो नाम के भी पैसे होते हैं। ऐसे ट्रेडमार्क क्या होता है, कंपनी का कोई भी यूज गलत ना करें तो कंपनी ट्रेडमार्क यूज करती है। कॉपीराइट होते हैं, स्टॉक होते हैं। तो बेटा ये सब हमारी चीज क्या है, एसेट्स हैं, और इन्हीं एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इन एसेट्स को, रियल, रियल बोलते हैं, रियल अकाउंट। अब आपको कुछ चीज याद रखना पड़ेगी। देखिए, जो भी आप गोल्डन रूल याद रखना पड़ेंगे, गोल्डन क्या कहता है एसेट्स का, जो भी आपके बिजनेस के अंदर आती हैं, कम्स इम्स का मतलब होता है कोई भी एसेट्स अगर आप परचेज करते हो तो वो डेबिट होंगी। अगर आप इनको बाहर, व्हाट गोज आउट, जो जो जाती हैं, तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। मतलब सेल आउट करते हो, मान लीजिए मैंने एक मशीन खरीदी, मेरी फर्म के अंदर आ गई, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब होता है परचेज, परचेज ऑफ एन एसेट्स, अगर कोई भी मैं एसेट्स परचेज करता हूँ तो वो तो होती है डेबिट। अगर मैं किसी भी एसेट्स को बेचता हूँ, गोज आउट का ना फर्म से बाहर जाती है वो, तो एसेट्स को डिक्रीज करता हूँ तो वो होती है क्रेडिट। ऐसा में बेटा आगे देखते हैं अलग अलग रूल्स। देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, देनदारी। देखो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कुछ नकद भी होती हैं, कुछ उधार भी होती हैं। तो लायबिलिटी का मीनिंग वो होता है जब हम कोई चीज से कोई गुड्स परचेज करते हैं तो हम उसका पैसा भी तो लौटाएंगे वापस। तो जब हम कोई चीज उधार के रूप में परचेज करते हैं और जो बाद में हम जिस चीज का पेमेंट देते हैं वो सब हमारी लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स परचेज करा, तो परचेज किससे करा, किसी एक पर्सन से करा होगा, किसी एक फर्म से करा होगा। ठीक है, तो मैं उसे पेमेंट करूंगा फ्यूचर में, इन फ्यूचर में या इन नेक्स्ट फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, तो उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी। ठीक है बेटा, तो ये लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ऑन पेबल बाय द बिजनेस टू अदर। बिजनेस में जब हम कोई किसी दूसरे पर्सन को उधार लेते हैं और उसका पेमेंट बाद में करते हैं तो उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी बेटा दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल, मतलब बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है उधार के रूप में। ठीक है, एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बिजनेस से बाहर, करंट लायबिलिटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है। अभी करंट लायबिलिटी क्या होती है, एग्जांपल समझा देता हूँ पहले। लायबिलिटी क्या है, जैसे क्रेडिटर होते हैं। बेटा क्रेडिटर कौन पर्सन होते हैं, जिनसे हम माल खरीदते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो बेटा माल खरीदा, हमारे पास गुड्स तो आ गया, अब उसे पेमेंट बाद में करेंगे तो वो लायबिलिटी बन गई। ये शॉर्ट टर्म लोन्स, आप देखोगे बेटा जितने भी बिजनेस होते हैं उसमें बिजनेसमैन क्या करता है, लोन लेता है। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, 1 साल के लिए लोन ले लिया या 1 साल से 5 साल के बीच में मैं लोन ले लिया। अब मैं जो लोन लूंगा उसका पेमेंट क्या करूंगा, बाद में करूंगा, वो लायबिलिटी बन गई। ठीक है, या आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, किसी का मुझे पेमेंट करना है, ठीक है, बाद में करना है, तो वो आउटस्टैंडिंग होता है। ये सब हमारे में लायबिलिटी होती है। एक हमारी होती है बेटा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होती है जैसे लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन। बेटा लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, जैसे डिबेंचर्स हो गए, 20 20 साल के लिए लोन ले लिया हमने, 10 साल के लिए लोन ले लिया, तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। तो मतलब लायबिलिटी का मीनिंग अगर बात करें तो लायबिलिटी का मीनिंग वही होता है कि जिसको हम पेमेंट फ्यूचर में करते हैं, बाद में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। देखिए बेटा, दूसरा हम बात करते हैं डेटर के बारे में। तो डेटर कौन होते हैं, डेटर वो पर्सन होता है, बेटा कौन होता है डेटर,
वो पर्सन होता है जिसको हम गुड्स बेचते हैं, उसको हम डेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर। बड़ा ध्यान रखना, जिसको माल बेचा जाता है या जिसको सर्विस दी जाती है, कौन से बेसिस पे? उधार बेसिस पे। ठीक है बेटा, अगर हम कैश में ट्रांजेक्शन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसकी एंट्री में हमें झंझट है। और डेटर का मीनिंग क्या होता है? डेटर वो पर्सन होता है या वो फर्म होती है जिसको गुड्स बेचे जाते हैं या सर्विस बेची जाती है, किसके बेसिस पे? उधार बेसिस पे। ध्यान रखना, क्रेडिट का मीनिंग होता है उधार। और वो क्या करेगा बेटा? पेमेंट। उससे पेमेंट अभी नहीं मिला है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डेटर। ठीक है, डेप्टर को डेटर बोलते हैं। क्लियर है बेटा? तो डेटर वो पर्सन होता है जिसको हम गुड्स बेचते हैं। अब बेटा एक मान लीजिए एक पर्सन है और मैंने उस आदमी को गुड्स बेचे, ठीक है, मान लीजिए 5000 रुपीज के। अब उन्हें मुझे 5000 रुपये नकद दे दिए रुपीज के, तो उन्हें मुझे नकद दे दिए, तो इसे डेटर नहीं बोलने के। डेटर वो होगा, हालांकि वो भी डेटर है, लेकिन डेटर की डेफिनेशन ये होती है कि जो जिस पे उधार माल बेचा जाता है उसको हम डेटर बोलते हैं। ठीक है, और सुन लीजिए बेटा, इसके अलावा जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये रहा। अब बेटा मिस्टर अमित है, कौन है बेटा? ये पेन लिमिटेड कंपनी है, बड़े एक फर्म है, जैसे रिलायबल पेन लिमिटेड कंपनी हो गई है या फर्म हो गई, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अब क्या हुआ, इस फर्म ने क्या करा, 1 लाख रुपए का माल बेचा, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज टू मिस्टर अमित। इस फर्म ने इसको क्या करा? गुड्स बेचा। लेने वाले कौन है? मिस्टर अमित हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बेटा। ठीक है, अब क्या हुआ, मिस्टर अमित ने केवल केवल 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए इस फर्म को दे दिए। तो बेटा 1 लाख में से 70,000 दे दिए, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 30,000 रुपए। ये जो 30,000 रुपए अमित ये कह रहा है कि मैं आपको बाद में लौटा दूंगा, तो ये 30,000 रुपए के लिए अमित क्या बन गया? फर्म का डेटर बन गया। आगे बेटा सन में ये चीज डेटर क्या होता है, तो अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में? देखिए, अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट क्या होती है? आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं इसे बेटा हिंदी में। तो बैलेंस शीट वो होती है जो हम एक पार्टिकुलर डे पे बनाते हैं, कोई, ठीक है, जैसे हमने एक पार्टिकुलर डे हमने डिसाइड कर दिया कि 31 मार्च 2024 को बना रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ध्यान रखना बेटा, बैलेंस शीट में 4 कॉलम होते हैं, लायबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज। तो बेटा अगर जो चीज जिससे हम पैसे बाद में लेंगे, तो लेने वाली चीज जो रिसीव वाली चीज होती है वो इधर होती है, ठीक है, जो हमारी खुद की है। अब डेटर को हम क्या लिखेंगे? एसेट साइड में, क्योंकि इससे हमें पैसे मिलेंगे। लायबिलिटी क्या होती है? जिससे हम पैसे देंगे। ठीक है, अब जितने पैसे लेने हैं हम इससे 30,000 हम यहाँ लिख देंगे अमाउंट कॉलम में। है बेटा समझ में? तो डेटर की मैंने आपको बता दिया। बेटा इसी का अपोजिट है क्रेडिटर्स। अब बेटा क्रेडिटर्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा ये इसका क्रेडिटर है। देखिए, डेटर का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि डेटर का मीनिंग होता है कि जिसको हमने माल बेचा उससे पैसा मिलेगा। इसमें क्या होता है? इसमें इसका अपोजिट होता है, पैसा मिल नहीं रहा। क्रेडिटर्स का मीनिंग होता है जिससे हम पैसे लौटाएंगे। किसी पर्सन से हमने माल खरीदा, परचेज। ध्यान रखना बेटा, क्रेडिटर का जो रिलेशन होता है वो परचेज से होता है, ठीक है, जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने किसी से उधार माल परचेज करा या कुछ एक अमाउंट एडवांस दे दिया, कुछ बचा पैसा उसे हम बाद में देंगे, तो ऐसा पर्सन जिसे हम पेमेंट बाद में देते हैं उसे हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब क्रेडिटर्स की थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रेडिटर्स की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है देखिए रहा। क्रेडिटर्स कौन होता है? क्रेडिटर्स वो पर्सन होता है या वो फर्म होती है, ठीक है, जिसको एक एंटरप्राइज उधार गुड्स लेती है, ठीक है, उधार क्या लेती है? गुड्स लेती है या सर्विस लेती है फर्म के लिए, तो उसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं या क्रेडिटर बोलते हैं। आया समझ बेटा? क्रेडिटर इज अ पर्सन और अ फर्म टू होम एन एंटरप्राइज owes amount against credit purchase of goods or services taken। ऐसा मैडम जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई। अब बेटा इसका एग्जांपल देखें। बेटा ये डेटर का जस्ट अपोजिट है, देखिए ना, सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बेटा मैं इसके लिए आपको। देखिए एग्जांपल क्या है बेटा, जैसे मिस्टर सॉरी ये मिस नेहा है। अब मिस नेहा ने, ये एक फर्म है, कौन सी फर्म है बेटा? पेन लिमिटेड कंपनी, कोई कंपनी बना रही होगी पेन की, ठीक है। अब ये एक पर्सन है, कौन? मिस नेहा। मिस नेहा ने क्या करा, इसने गुड्स को सप्लाई करा फर्म के लिए। अब बेटा फर्म तो ऐसे है नहीं कि सब चीज फर्म के पास होगी, तो फर्म भी तो कहीं ना कहीं से परचेस करेगी गुड्स को बनाने के लिए और बेचने के लिए। तो मिस नेहा क्या करती है, ये रॉ मटेरियल सप्लाई करा किसको? रिलायबल फर्म को।
देखो, रिलायबल फंड लिमिटेड परचेज गुड्स ऑफ ₹80,000 फ्रॉम मिस नेहा। मिस नेहा से फर्म ने क्या करा, 80,000 रुपए का माल परचेज करा, ठीक है, पेन बनाने के लिए। जैसे प्लास्टिक सॉरी, पेन बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, तो प्लास्टिक परचेज करी मिस नेहा से, ठीक है। अब बेटा बदले में क्या करा फर्म ने क्या कहा मिस नेहा से कि मैं 80,000 रुपए के बदले में आपको 65 रुपीज अभी प्रेजेंट पेमेंट कर रहा हूँ, और जो बचा हुआ पेमेंट है बेटा, रिमेनिंग पेमेंट, कौन सा पेमेंट, रिमेनिंग पेमेंट मैं आपको इन फ्यूचर पे कर दूंगा, ठीक है। कितना बचा बेटा, 80,000 में से अगर हम माइनस करें 65,000, जैसे 1000 को क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, जैसे 10 है, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 7 में 6 गए तो 1 बचे, तो 15,000 रुपये फर्म क्या करेगी इन फ्यूचर, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 महीने बाद या 1 महीने बाद, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फर्म ने करा है फर्म मिस नेहा से, तो वो पेमेंट करेगी इन फ्यूचर में। तो बेटा ये फ्यूचर के लिए ये जो मिस नेहा फर्म की क्या बन गई, क्रेडिटर बन गई। अब फर्म क्या करेगी, जब भी फर्म के पास पैसा आएगा माल को बेचने के बाद, तो फर्म क्या करेगी, मिस नेहा को पेमेंट लौटा देगी जो उससे माल खरीदा था उधार। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसे कैसे शो करेंगे अपनी बैलेंस शीट में। तो बेटा ध्यान रखना, बैलेंस शीट एक एज अ स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर डे पर बनाया जाता है। देखिए, अब मिस नेहा को पेमेंट करेगी फर्म, तो लायबिलिटी कहला जाएगी। लायबिलिटी क्या होती है, जिसको हम पे करना होता है। तो क्रेडिटर कहाँ शो होंगे, लायबिलिटी साइड में। ये अमाउंट फर्म पे करेगी किसको, मिस नेहा को, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा जाएगा। एसेट साइड में नहीं बेटा, एसेट साइड कम नहीं होता, जो हमारी खुद की है फर्म की, ये पैसा मिल रहा है, ठीक है बेटा। तो ये चीज इस तरीके से इसका ट्रांजेक्शन। देखिए बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए बेटा, अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में बहुत तरह के खर्चे होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, को जैसे एक फर्म है, ये इंडस्ट्री है। अब ये इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, ठीक है, बहुत सारे लेबर भी काम करते हैं। तो फर्म क्या करती है, पे करती है उन सभी चीज को जो फर्म में आती है, गुड्स के रूप में आए या लेबर के रूप में आए, तो उसको पे करते हैं। जो फर्म आउटसाइडर को पे करती है उसको हम खर्चा बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, इस फर्म में एक आदमी आया, अब वो मजदूर है। अब बेटा मजदूर को क्या मिलता है, नॉर्मल सी बात है, सैलरी तो मिलती नहीं, क्या मिलती है, वेजेस मिलती है। मजदूर क्या करता है, जो प्रोडक्ट होता है उसको बनाने में मदद करता है। बिना मजदूर के बेटा प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है। अब एग्जांपल लीजिए, चाहे कितनी भी हाई फाई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो मशीन चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा, अपना आप तो चलेगी नहीं। तो एग्जाम के तौर पे मैं ये ले रहा हूँ कि एक मशीन है, उस मशीन को चलाने के लिए एक मजदूर आया, और मजदूर को क्या है, डेली बेसिस पे पैसा मिल रहा है, तो वो वेजेस कहला जाएगी, और वो एक खर्चा है फर्म के लिए, फर्म उसको पे करेगी, ठीक है। तो फर्म के अंदर या बिजनेस के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उन खर्चे को हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। आइए समझिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। देखिए, वो खर्चा, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, वो खर्चा जिसका हम यूज करते हैं 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर तो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। 1 साल के अंदर जो खर्चे होते हैं, और उन खर्चे की जो अमाउंट होती है बेटा, वो ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती है। हालांकि कुछ कई तरह के खर्च होते हैं, लेकिन हम बात करें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो नॉर्मली छोटी अमाउंट के होते हैं, ठीक है। नो रिसेल वैल्यू, उनके कोई रिसेल वैल्यू से मतलब मकसद नहीं होता। और वो कहाँ शो किए जाते हैं, वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, कहाँ पर, एक खर्चे के रूप में, किसमें, प्रॉफिट लॉस के। बेटा जितना जो हम अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट लॉस के, उसके डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, ठीक है। नो नीड टू ट्रैक, उसे ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती। और दूसरी बात है, ये हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी है उसको अर्न कराने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये रहा प्रॉफिट लॉस हमारा बेटा, ये रहा। तो जितने भी प्रॉफिट लॉस, जो भी हम प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, अब प्रॉफिट लॉस क्या होता है बेटा, सिंपल सी भाषा बताऊं, एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, वो मैं आपको समझूंगा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जो प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी खर्चे किए जाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलते हैं, वो आती है सारी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, जैसे वेजेस ट्रेडिंग में। अब बेटा जो प्रोडक्ट को बेचने में जितने भी खर्चे किए जाते हैं, अब बेटा ये बताइए कि प्रोडक्ट मान लो फैक्ट्री के अंदर बन गया, और फैक्ट्री से बाहर जाएगा प्रोडक्ट, बेटा क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनाया वो फैक्ट्री से बाहर जाएगा बिकने के लिए, तो बेचने में जितने भी खर्चे होते हैं, फैक्ट्री से बाहर जो भी खर्चे होते हैं, वो सब प्रॉफिट लॉस में लिखे जाते हैं, ठीक है। इनका रिलेशन माल बनाने से नहीं होता, माल को बेचने से होता है, ठीक है। वो क्या होता है, प्रॉफिट लॉस में लिखे जाते हैं। और हम प्रॉफिट लॉस को बनाते वक्त जब बनाते अकाउंट, तो उसके लिए फॉर द ईयर एंडिंग वर्ड यूज करते हैं।
मतलब पूरे साल में कितने खर्चे हुए, उस वजह से हम क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग। और बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? कैपिटल का मीनिंग ही एसेट्स होता है। क्या होता है? एसेट्स। अब बेटा ये बताइए, जब हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो हमारी फर्म में क्या आ जाती है? कैपिटल। मतलब उससे हम इनकम जनरेट करते हैं। बेटा बिना एसेट से कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा, बिना मशीन के कोई भी मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाने का। तो बेटा जो हम खर्चा करते हैं एसेट्स को परचेज करने के लिए, वो सब हमारी वो क्या कहलाई जाती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और नॉर्मल सी बात है, जो हम इसमें खर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बिजनेस में एक मशीन लेकर आया हूँ, तो बेटा उस मशीन का हम यूज 1 साल से ज्यादा करेंगे, ओवर मोर देन 1 ईयर। या कोई मैं मशीन परचेज करी है, या बिल्डिंग परचेज करी है, या कोई भी इक्विपमेंट परचेज करा है बिजनेस को चलाने के लिए, तो बेटा वो भी 1 साल से ज्यादा यूज होगा। ठीक है। और इसके अलावा ये जो खर्चा होता है बेटा, नॉर्मली बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बिग एक्सपेंसेस होता है, बहुत बड़ी अमाउंट खर्च करनी पड़ती है। बेटा बड़ी कंपनी क्या है, ये ऐसे नहीं 100-200 रुपए की एसेट्स आ गई, ये मैंने 100-200 रुपए की मशीन खरीद ली, ऐसे नहीं आने की। इसकी जो अमाउंट की जो अगर हम बात करें, बहुत बड़ा अमाउंट होती है जो खर्च करते हैं एसेट्स को परचेज करने के लिए। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें खर्चे की, तो बेटा इसमें खर्चा इतनी बड़े अमाउंट का होता है जो नॉर्मली रिवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा होता है। बेटा कई कई करोड़ रुपए की मशीन होती है, कई करोड़ रुपए की बिल्डिंग होती है, लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन होता है। तो अगर हम इसके खर्चे की बात करें तो बहुत बड़ा खर्चा होता है, जिसका हम 1 साल से ज्यादा यूज करते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन ने एक कार परचेज करी 1 करोड़ रुपए की या उससे ज्यादा वैल्यू की, तो बेटा उसका कार का यूज क्या करेंगे हम? कई सालों तक इसका यूज करेंगे, ठीक है, जब तक उसकी लाइफ है। दूसरी, जितने भी हम इसमें खर्चे करते हैं बेटा, वो उसे हम जो खर्चा करते हैं, मतलब कोई एसेट्स परचेज करी, तो मैं उसे बेचने के लिए नहीं करने का, उसको यूज करने के लिए करूंगा। तो हैव रिसेल वैल्यू, उसे रिसेल वैल्यू की होती है इसकी, ठीक है, इसे बाद दोबारा बेच सकते हैं। और बेटा नॉर्मली जो भी हम इसमें खर्चा करते हैं, मतलब जो भी हम एसेट्स परचेज करते हैं, वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखाई जाती है। कैपिटल नेचर की जितने भी खर्चे होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखी जाती है। ठीक है, इसे हम आराम से ट्रैक कर सकते हैं। और जो हम बेटा बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब करते हैं जितने भी बिजनेस में, वो हमारे बिजनेस की इंक्रीज करता है, क्या क्या को? अर्निंग कैपेसिटी को। मतलब जितनी ज्यादा मशीन परचेज करेंगे, या जितनी ज्यादा हम बिल्डिंग परचेज करेंगे, और बेटा जितने ज्यादा हम मतलब बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, तो हमारी उतना ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। देखिए बैलेंस शीट कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में होती है, 4 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में लायबिलिटीज होती है, दूसरे कॉलम में रुपीज, और तीसरे कॉलम में एसेट्स, और लास्ट में रुपीज होती है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम कौन से खर्चे लिखेंगे? जो कैपिटल नेचर के हैं, ठीक है, जिनका यूज मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर के हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में। देखिए नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो बेटा इसमें दो चीज कवर की जाती हैं। दो चीज क्या होती है बेटा? एक है एक्सपेंसेस और एक है इनकम। एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंसेस क्या होता है? जो खर्चा करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे रेंट हो गया, एग्जांपल लिख रहा हूँ बेटा, बहुत सारे रेंट हो गया, ये खर्चा हो गया बिजनेस में। मैं किराए पे कोई एक बिल्डिंग ले रखी है, उसका रेंट पे कर रहा हूँ, या मेरी फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स हैं तो मैं उनको वेजेस पे कर रहा हूँ, ठीक है, या मैंने लोन ले रखा तो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो मतलब बिजनेस में जितने भी मैं खर्चे कर रहा हूँ, ठीक, वॉट एवर आई एक्सपेंस इन माई बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। वो क्या होंगे? खर्चे होंगे। किसी को सैलरी दे रहा हूँ, परमानेंट एम्प्लॉय रख रखा है मैंने मंथली बेसिस पे, तो उसको मजदूर सैलरी दे रहा हूँ, वेतन, ठीक है, तो मैं ब्याज दे रहा हूँ, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। किराए पे मैंने बिल्डिंग ले रखी है, फैक्ट्री ले रखी है, तो उसका रेंट पे कर रहा हूँ। मेरी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, उनको वेजेस पे कर रहा हूँ, मजदूरी दे रहा हूँ जिसे बोलते हैं, ठीक है, या मेरे पास सैलरी मंथली बेसिस पे मैनेजर है या एम्प्लॉय है तो मैं इनको सैलरी पे कर रहा हूँ। तो मैं जो भी पे कर रहा हूँ, मतलब जो मैं गिव कर रहा हूँ बेटा, दे रहा हूँ आउटसाइडर को, वो सारे मेरे खर्चे कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे? खर्चे, एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा। इसके अलावा जो मेरे फर्म में खर्चे होने के बाद क्या होगा बेटा, जब मैं किसी प्रोडक्ट को बना लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और मैं प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहा हूँ। मार्केट में बेचने के बाद मेरे पास क्या आएगी? जब मैं किसी प्रोडक्ट को बेचूंगा, सेल करने के बाद मेरे पास क्या आएगा बेटा? पैसा आएगा। जो फर्म के अंदर कोई भी चीज
आ रही है, मतलब इन हो रही है फर्म के अंदर, तो वो सारी इनकम कहलाई जाएगी। अगर फर्म से बाहर या बिजनेस से बाहर जो भी चीज जा रहा है पैसा, मतलब गो आउट, गो बाहर जा रहे हैं, तो वो सारे खर्चे कहलाए जाएंगे। इन्हीं दोनों चीजों को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स है बेटा, रूल्स ये कहते हैं, रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स ये कहते हैं जो भी नॉमिनल अकाउंट में खर्चे होंगे, क्या होंगे बेटा, खर्चे, रूल्स ध्यान रखना, जो भी खर्चे होंगे फर्म के अंदर वो सारे के सारे डेबिट होंगे। ठीक है, मतलब आउटसाइड पेमेंट हो रहा है, मतलब आउट हो रहा है फर्म के अंदर, बाहर मतलब जा रहा है फर्म से, कोई भी पैसा बाहर जाएगा वो खर्चा कराया जाएगा और वो सब डेबिट होंगे। और जो फर्म के अंदर आ रही है, जैसे मैंने सेल्स करी है तो सेल्स में मेरे पास पैसा आएगा, कमीशन मेरे पास पैसा आएगा, मैंने किसी को पैसा दे रखा है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है मुझे तो इंटरेस्ट आएगा। मतलब जो भी फर्म के अंदर इन होगा, ठीक है, ये रिसीव्ड होगा फर्म के अंदर, वो सारी इनकम कहलाई जाएंगी। और फर्म में जो इनकम्स होगी वो सब क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। ठीक है, ये अकाउंटिंग के रूल्स हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है पर्सनल अकाउंट। अब बेटा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, पर्सनल, पर्सन, पर्सन क्या होता है, पर्सन आपको पता ही है बेटा, पर्सन का मीनिंग होता है कोई इंसान, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है वो तो होता है पर्सन। लेकिन बिजनेस में इंसान के अलावा और को भी इसमें डिफाइन किया गया है। पर्सन तीन तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं बेटा, तीन तरह के। अब बेटा इसमें पिक्चर बना दी तीन तरह की, देखिए बेटा, अगर हम पहले पर्सन की बात करें, एक होता है नेचुरल, नेचुरल तो आपको पता है, जैसे एक लड़की, लड़का या इंसान कोई ह्यूमन है तो वो नेचुरल पर्सन अकाउंट बोलते हैं। दूसरा एक होता है आर्टिफिशियल। बेटा आर्टिफिशियल का मीनिंग मतलब वो नेचर मेड द्वारा, मतलब नेचुरल नहीं है, उसे मान लिया जाता है, जैसे कंपनी हो गई, ठीक है, या आपको दिखाई दे रही है कंपनी है तो कंपनी आर्टिफिशियल अकाउंट है पर्सन, वो रिप्रेजेंट करती है अपने आप को एज अ पर्सन। ठीक है, दूसरा बेटा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक आदमी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे सैलरी ड्यू है तो सैलरी किसको रिप्रेजेंट करती है, इंसान को, सैलरी किसे दी जाती है, पर्सन को। ठीक है, या रेंट ड्यू है तो रेंट बेटा किसे को दिया जाएगा, किसी एक पर्सन को। तो ध्यान रखना जहां पर आउटस्टैंडिंग, ठीक है बेटा, क्या चीज आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड हो, वो किसी ना किसी इंसान को रिप्रेजेंट करता है, सैलरी आदमी को दी जाती है तो रिप्रेजेंट अकाउंट होता है। या एक्रूड हो गया या अनएक्रूड हो गया, तो ये चीज किसी ना किसी इंसान को रिप्रेजेंट करे तो इसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब बेटा ध्यान रखना पर्सनल अकाउंट तीन तरह के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और देखिए इनका ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे बेटा, पहले बात करते हैं रूल्स क्या कहते हैं। रूल्स क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट के, जो भी आया रिसीव होगा, रिसीवर होगा वो सब डेबिट लिखा जाएगा और जो देने वाला होगा उसे क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं वो रूल्स। नेक्स्ट बेटा हमारा है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, देखिए प्रॉफिट का अगर सिंपल से एग्जांपल में लेकर चलूं, प्रॉफिट एक बेटा प्रॉफिट एक पॉजिटिव टर्म है जिसे हम पॉजिटिव के रूप में यूज करते हैं। एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। अब बेटा वो पेन कितने का है, फॉर एग्जाम्पल एक पेन है वो 10 रुपए का है, कितने का, 10 रुपए का। वो 10 रुपए की चीज मैंने कितने में बेच दी, 12 रुपए की बेच दी। 10 का पेन लिया था मैंने, किसी दूसरे बच्चे को 12 का बेच दिया। तो जो बेटा इसका डिफरेंस है, क्या बेटा इसका डिफरेंस, डिफरेंस कितना हुआ, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 रुपए आ जाएंगे। ये जो 2 रुपए हैं इसी चीज को हम प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं डेफिनेशन की, प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या कहती है। प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है किस चीज को बेटा, ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंसेस से ज्यादा हम अगर हमारी रिवेन्यू है, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंस, अगर हमारे खर्चे से ज्यादा बिजनेस में मतलब सेल्स हो रही है, अमाउंट ज्यादा आ रही है, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। आगे सुन लीजिए बेटा,
प्रॉफिट निकलता कैसे है बेटा? प्रॉफिट जो निकलता है इट इज द फाइनल आउटकम। मतलब अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो फाइनल आउटकम होता है ये, जितने भी बिजनेस में खर्चे होते हैं उन सभी को माइनस करने के बाद किस में से माइनस करेंगे? टोटल रिवेन्यू। बेटा रिवेन्यू का मीनिंग क्या होता है? सेल्स, इनकम्स। सेल्स प्लस इनकम, जितनी भी हमारे बिजनेस में सेल्स होगी, इनकम होगी, उन सबको जोड़ने के बाद जितने भी खर्चे माइनस करेंगे, अगर इनकम ज्यादा है खर्चे कम हैं तो जो अमाउंट बचेगी उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला बन गया टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस अगर हम माइनस करेंगे तो हमारी क्या कहलाएगी? प्रॉफिट कहलाया जाएगा। जैसे एग्जांपल दे रखा बेटा इसमें ये रहा, मान लीजिए मैंने पूरी बिजनेस में पूरे एक साल में 8 लाख रुपए की सेल करी है। कितनी करी? 8 लाख रुपए की सेल। और मेरे पूरे साल में 3 लाख रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है, और 2 लाख रुपए अलग खर्च हुए। बेटा डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? जो प्रोडक्ट को बनाने में किए जाते हैं। फाइनेंस मतलब इसके मतलब बेचने में जो खर्चे किए जाते हैं। तो बेटा मेरे खर्चे टोटल कितना हो गए? 2 और 3 5 लाख रुपए। 5 लाख का खर्चा हुआ है, 8 लाख की सेल्स हुई है, तो मुझे कितने का फायदा हो गया? 3 लाख रुपए का। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 3 लाख रुपए। जो 3 लाख रुपए बचे इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट भी होता है बेटा, एक लॉस होता है। लॉस में क्या होता है? अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं और सेल्स कम है तो वो क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे जो सेल्स हैं वो हो गए बेटा 5 लाख रुपए और मेरे खर्चे हैं बेटा 8 लाख रुपए, तो 3 लाख का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है। तो लॉस जस्ट अपोजिट टू प्रॉफिट होता है। आगे देखते हैं बेटा इसमें मैं आपको सारे, देखिए बेटा कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगी, मैंने सबको समराइज कर दिया। क्या है बेटा? हाउ डेबिट्स एंड क्रेडिट वर्क इन अकाउंट। कैसे होती है? इंक्रीज विद। बेटा अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज होगी, क्या होगी बेटा? इंक्रीज, तो वो डेबिट होगी। आपको कुछ रूल्स याद रखने बेटा। अगर कोई भी खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं तो वो भी क्या होंगे? डेबिट होंगे। बेटा इसका ध्यान रखना, अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं, क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज। इंक्रीज का उल्टा क्या होता है? डिक्रीज। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो वो क्रेडिट होगी एसेट्स। ठीक है। अगर खर्चे कम हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। देखिए ध्यान रखिए, अगर इनमें से कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है तो वो हमेशा डेबिट होगी। जैसे डिविडेंड दे रहे हैं तो भी डेबिट होगा। लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। क्या होती है बेटा? लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। वैसे हम लायबिलिटी को कहाँ, क्रेडिट को वहां लिखेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ठीक है। और इक्विटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। रिवेन्यूज क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। ठीक है। ये आपको कुछ याद रखने हैं बेटा, बेसिक। देखिए बेटा नेक्स्ट हमारा जो टर्म रहेगा वो बैलेंस शीट का रहेगा। बैलेंस शीट क्या होती है बेटा? बैलेंस शीट जो होती है कंपनी की, वो रिप्रेजेंट करती है वर्थ की, कि फर्म मतलब एक बिजनेस के पास एक पार्टिकुलर डे पे कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, उस चीज को हम बैलेंस शीट बोलते हैं। बेटा बैलेंस शीट का मीनिंग आप समझ में आ रहा होगा, तराजू जैसा होता है ना, कि जैसे तराजू के दो हिस्से होते हैं कि आप ये दोनों चीज कितनी आपके पास चीजें हैं, कितने आपको देनी है। तो बेटा जो फर्म के पास वर्थ है और कितना उससे किसकी देनदारियां हैं, उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो बैलेंस शीट शो करती है। ठीक है। यही सब सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी कंपनी की वर्थ को जानने के लिए। जैसे बैलेंस शीट टेलर्स कि कंपनी के पास क्या संपत्ति है और किसको पैसा देना है। बेटा ध्यान रखना, जो फर्म के पास संपत्ति होती है उसको हम एसेट्स बोलते हैं। मैंने बताया था ना रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, वो सब एसेट्स हैं। और फर्म किस किस को देनदारियां हैं, देनदारियां मतलब किस किस को उसके पास उधार पैसा है जो वो पे करेगी इन फ्यूचर। तो इस चीज को जो शो ऑफ होता है उसको बैलेंस शीट के जरिए कंपनी क्या करती है? शो करती है। ठीक है बेटा। अब देखिए इसे हम बेटा बैलेंस शीट को इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी बुलाते हैं। इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं इस चीज को, बैलेंस शीट को। दूसरा जो सबसे बड़ा जो पॉइंट आउट है बेटा बैलेंस शीट, ध्यान रखना, कुछ लोग, कुछ कंपनियां या कुछ फर्म 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के भी बनाती है बैलेंस शीट, और कुछ जैसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, कुछ कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग भी बनाती है, जैसे 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है। तो कुछ फर्म कैलेंडर ईयर का भी यूज करती हैं। तो बेटा ध्यान रखना बैलेंस शीट कितने महीने की बनती है? पूरे एक साल की। ठीक है। ध्यान रखना इसमें भी पूरे 12 महीने हैं और इसमें भी पूरे 12 महीने हैं। ध्यान रखना जो अगर हम 1 अप्रैल यूज करेंगे जैसे वो प्रीवियस ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर वो मार्च में आएगा। तो बैलेंस शीट में कितने महीने की बनती है? 12 महीने की। और बैलेंस शीट जो होती है बेटा
वो उसे बनाने से पहले जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, एज ऑन का यूज करते हैं। एज जोन का मीनिंग क्या होता है बेटा, एक पार्टिकुलर डेट मतलब एक निश्चित डेट पे क्या है फर्म के पास, पूरे साल के मतलब उस तारीख तक उस फर्म के पास कितनी चीजें हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ यूज करते हैं, एज जोन का यूज करते हैं। ध्यान रखना बेटा, इसमें सबसे मेन पॉइंट है एज ऑन। ठीक है, बैलेंस शीट ऐसा होता है फॉर्मेट इसका। सबसे पहले हम पहले लिखते हैं बैलेंस शीट, किसकी बैलेंस शीट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एबीसी लिमिटेड की है, एबीसी लिमिटेड बैलेंस शीट एज एज एट या एज ऑन, क्या यूज करेंगे बेटा इसमें, एज ऑन 31 दिसंबर या 31 मार्च 2026। आगे समझ बेटा, 2026। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें 4 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं बेटा इसमें, 4 कॉलम। पहला कॉलम किस चीज का होता है, एसेट्स का होता है, सॉरी लायबिलिटीज का होता है। और दूसरा कॉलम रुपीस का, फिर एसेट्स का, फिर रुपीस का। पहली चीज तो हम बैलेंस शीट में स्टार्ट करेंगे लायबिलिटी साइड में, वो कैपिटल से लिखेंगे। बेटा कैपिटल क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जो बिजनेसमैन अपनी फर्म में जितना भी पैसा लगाता है, अपना पैसा बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल दो तरह की होती है, एक बिजनेसमैन का पैसा, खुद का पैसा, बिजनेसमैन का खुद का पैसा, ओन कैपिटल। ठीक है, एक वो पैसा कैपिटल में जो बिजनेसमैन ने उधार ले रखा है, जैसे शेयर्स के रूप में पैसा ले रखा है, या डिबेंचर्स के रूप में, सॉरी डिबेंचर नहीं, शेयर्स के रूप में पैसा ले रखा है, तो वो कैपिटल होती है। दूसरी हम बात करें क्रेडिटर कौन होते हैं, मैंने आपको समझा दिया। क्रेडिटर वो होते हैं जिनको बेटा उधार माल परचेज, ध्यान रखना, उधार माल खरीदा जाता है जिनसे, जिनको हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे उसे क्रेडिटर बोलते हैं। ओ एस का मीनिंग क्या होता है बेटा, ओ एस का मीनिंग आपको बताता हूँ, आउटस्टैंडिंग, ओ यूटी स्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कौन होते हैं, जो पैसा देंगे, जिनसे पैसा लेना होता है। ठीक है, आ रहा समझ में, तो आउटस्टैंडिंग वो भी इधर आएगा। दूसरा ध्यान रखना बेटा इसमें, अनएक्रूड, अनएक्रूड का भी पैसा इधर आता है लायबिलिटी साइड में। अनएक्रूड क्या होता है बेटा, एक्रूड का मीनिंग तो होता है कमा लिया लेकिन मिला नहीं। एक होता है कमाया नहीं लेकिन पहले से मिल गया, एडवांस पेमेंट, वो इधर लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे एसेट साइड में। देखिए एसेट साइड क्या होती है, जितने भी बिजनेस के मैन के पास है, जैसे पैसा उसके पास कितना है, उसने कितनी जमीन है उसके पास, उसकी कितनी बिल्डिंग है, कितनी मशीन्स है, कितना स्टॉक है, जो बिजनेसमैन के पास कितना स्टॉक रखा हुआ है, वो सब एसेट्स में आएगा। और दूसरी चीज और भी बताता हूँ बेटा इसमें, प्रीपेड भी धराता है। प्रीपेड क्या होता है, जैसे आप कोई रिचार्ज कराते हो सिम का, तो बेटा पहले आप पैसे देते हो, फिर बाद में वो आप उसका यूज करते हो, तो वो प्रीपेड होता है। तो प्रीपेड क्या होती है, एसेट्स होती हैं। प्रीपेड ध्यान रखना खर्चे के लिए यूज करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग भी बेटा खर्चे के लिए यूज करते हैं। एक होता है एक्रूड, एक्रूड क्या होता है, वो पैसा जो कमा लिया लेकिन मिला नहीं, तो एसेट्स बन गई बेटा वो भी हमारा इसमें आएगा एसेट्स में। और दूसरी चीज ध्यान रखना बेटा इसमें, एसेट्स में क्या होता है, जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के दोनों साइड का बैलेंस मैच होना चाहिए, ये तभी हम कहेंगे बैलेंस शीट। देखिए बेटा, इसके अलावा हम कुछ और बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स रूल्स की। देखिए फाइनल अकाउंट्स में 3 चीजें कवर की जाती हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट बनाने में 3 चीजें कवर की जाती है, बैलेंस शीट होती है। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको पता है कि क्या क्या आता है, पर्सनल अकाउंट आते हैं, और बैलेंस शीट में रियल अकाउंट आते हैं, मतलब उसमें एसेट्स भी लिखी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा लायबिलिटीज भी लिखी जाती है, जैसे पर्सनल और रियल अकाउंट बोलते हैं। रियल का मीनिंग बेटा एसेट्स होता है। और दूसरी बात करें फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें ये कैसे बनता है, सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं बैलेंस शीट दिए। और जितने भी खर्चे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। और इनडायरेक्ट खर्चे कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना इसका 2 साइड इफेक्ट होता है, और मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, मैं कुछ स्टार्टिंग करता हूँ। मैंने बैलेंस शीट बताई थी, जनरल एंट्रीज की रूल्स बताए थे। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया। मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिकली जनरल एंट्रीज से। तो मैं आपको पहले जनरल एंट्रीज सिखाऊंगा, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट। तो ऐसे पहले हम बात करेंगे जनरल एंट्रीज की। तो बेटा जनरल एंट्रीज क्या होती है, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया। जनरल एंट्रीज का मीनिंग होता है कि जब हम कोई चीज़ याद नहीं रख सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, रिकॉर्ड ऑफ या रिकॉर्डिंग ऑफ एनी ट्रांजेक्शंस होंगी इन मॉनेटरी टर्म्स,
मॉनेटरी टर्म्स मतलब जो कैश जिसका मनी से रिलेटेड होगा, ठीक है, वो उस चीज का रिकॉर्ड जो किया जाता है वो जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान रखना बेटा, जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले लिखते हैं हम क्या, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स ऑफ, मतलब कोई कंपनी का नाम ले रहा हूँ, जैसे ABC लिमिटेड कंपनी की बुक्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे, जर्नल एंट्रीज, ये हेडिंग डलती है, ठीक है। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज के लिखने के बाद फिर हम बनाएंगे इसमें कॉलम्स, जैसे सीधे कॉलम बनेंगे, स्केल से बनेंगे बेटा। ये पहला कॉलम ऐसा बनेगा, ठीक है, पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, ठीक, फिर इसके बाद एक पतला सा कॉलम बनाएंगे, और उसके बाद दो कॉलम बनाएंगे, दो कॉलम बेटा ऐसे बनेंगे। 5 कॉलम होते हैं जर्नल एंट्रीज में। पहला कॉलम जो होता है बेटा वो होता है डेट का, डेट लिखेंगे, फिर पार्टिकुलर्स लिखेंगे, पार्टिकुलर्स, ठीक है, फिर LF, और फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। या आया समझ में आपको, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डेबिट मीन्स कम्स, जो भी आपके पास आती है वो डेबिट होती है। देखो बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। पहला, जैसे मान लीजिए एक बिजनेस ने बिजनेस स्टार्ट करा, सबसे पहले कोई भी बिजनेसमैन स्टार्ट करता है तो अपना पैसा लगाता है। तो बिजनेस में एक बिजनेसमैन ने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, कब लगाया, 1 जनवरी 2026 में पैसा लगाया बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस में पैसा आया, तो क्या हुआ, पैसा आया किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में लगाया, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश के रूप में पैसा लगाया तो कैश डेबिट हो, कैश बढ़ गया बिजनेस में, ध्यान रखना बेटा, इंक्रीज इन कैश, कैश बढ़ गया तो डेबिट हो गया। किसके फॉर्म में लगाया बेटा वो पैसा, कैश के फॉर्म में, लेकिन क्या लेकर आया वो, कैपिटल के फॉर्म में, तो लिखोगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखना बेटा, ये सब कॉलम के अंदर आएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। और कितने रुपए लेगा एग्जाम के तौर पे, वो लेगा है 1 लाख रुपए, तो यहाँ लिखेंगे 1 लाख डेबिट हो जाएंगे, ठीक है, 1 लाख क्रेडिट हो जाएंगे। ये आपके सामने सम्मान चाहिए बेटा, ठीक है, 1 लाख रुपए डेबिट, 1 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसकी बिल्कुल परफेक्ट एंट्री बनाकर दिखा रहा हूँ, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, कुछ इस तरह से बनेगी, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मतलब जो भी पैसे लेगा है, 1 लाख रुपए यहाँ, 1 लाख रुपए यहाँ, इसके जस्ट सामने दूसरे कॉलम में, इसके जस्ट यहाँ पे डेबिट साइड में, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, नरेशन, जैसे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये नरेशन बोलते हैं इसे। तो कुछ इस टाइप से एंट्री बनेगी, ठीक है बेटा। आगे सुनिए, और नेक्स्ट बताता हूँ। जैसे बेटा बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, डेट वाइज बताना हूँ। जैसे एक के बाद ने 2 तारीख में क्या करा, 2 में 2 कॉलम बेटा ध्यान रखना, 2 जनवरी 2026 में फर्म ने क्या करा, गुड्स परचेज करा। अब बेटा ध्यान रखना, गुड्स आया आपके पास, क्या इंक्रीज हो गया, एस मतलब स्टॉक इंक्रीज हो गया, गुड्स आने का मीनिंग होता है स्टॉक, स्टॉक बढ़ गया। मैंने कोई गुड्स परचेज करा था, स्टॉक बढ़ गया। और गुड्स मान लीजिए मैं कैश में परचेज करा, तो कैश क्या हो गया, एसेट्स कम हो गई, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज, ठीक है, या तो परचेज बोलते हैं या स्टॉक, स्टॉक बढ़ा या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लीजिए जो गुड्स परचेज करता 5,000 रुपए का, तो 5,000 डेबिट हो जाएंगे और 5,000 क्रेडिट साइड बनेंगे। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये बेटा देखना कंपलसरी है, बीइंग गुड्स परचेज मतलब आपने क्या करा, तो जो करा वो नीचे लिखना है, परचेज्ड, ठीक है बेटा। तो ये ट्रांजेक्शन आपकी एक दो से पूरी हो गई। दूसरा क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने कोई एसेट्स परचेज करी, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे हम, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर मैं कैश में परचेज कर रहा हूँ तो कैश अकाउंट आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैंने जो एसेट्स परचेज करी है 5 लाख की करी, 5 लाख रुपीज डेबिट में और 5 लाख रुपीज क्रेडिट में। यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा नरेशन में, बीइंग एसेट्स परचेज्ड, ठीक है। और सुन लीजिए,
एक चीज हो रखना बेटा, कुछ बच्चे बीइंग के बदले फोर भी यूज करते हैं, फोर भी लिख सकते हैं इसमें, जरूरी नहीं बीइंग लिखे, फोर भी लिख सकते हैं नरेशन में। तो ये तो हो गई एसेट्स की। अब बेटा एसेट्स मैंने आपको बता देता है एसेट्स क्या क्या होती है, जैसे मशीनरी परचेज तो मशीन अकाउंट डेबिट, लैंड परचेज तो लैंड अकाउंट डेबिट। तो एसेट्स मैंने आपको बहुत सारी दिखा दी, वो सब एसेट्स ही हैं, जो भी नाम से आती है उसको डेबिट करना है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, मान लीजिए मैं गुड्स जो है मतलब उधार परचेज कर रहा हूँ, तो तब एंट्री क्या बनेगी, तो उधार में क्या होगा, तो उसका नाम नीचे आ जाएगा। जैसे मैंने गुड्स उधार परचेज करा, मैंने उधार परचेज करा 5,000 रुपये का माल, ठीक है, तो एंट्री तब ये बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, बेटा मैंने आपको बताया था जिससे भी माल खरीदा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट नहीं लगाते बेटा, ध्यान रखना नाम के आगे कभी अकाउंट लगता। तो ये एंट्री बढ़ेगी, क्रेडिटर का मतलब किसी का भी नाम, जैसे मिस्टर एक्स का खरीदा तो मिस्टर एक्स आ गया, ठीक है, जिस पर्सन से भी नाम खरीदा जाता है उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, तो नीचे उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। अगर उधार खरीदते हैं, इसके जस्ट अपोजिट एंट्री बनाते हैं बेटा बेचने की। जब हम माल बेचेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, कैश में बेच रहे हैं तो एंट्री ये बनेगी, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर हम गुड्स को जैसे फॉर गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड अगर हम माल को नकद बेच रहे हैं, जैसे एग्जांपल मैंने माल बेचा 10 लाख रुपए का नकद, 10 लाख यहाँ देंगे, 10 लाख यहाँ देंगे, नकद बेच रहे हैं तो हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी, कैश बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो रहा तो डेबिट होगा। क्या घट रही है हमारे यहाँ, गुड्स कम हो गया तो वो क्रेडिट हो गई। आगे सर में बेटा,